नमस्कार, मीडिया ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संचार के बारे में पढ़ा था। संचार के 4 अलग अलग टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने संचार के प्रकार, संचार की महत्ता, संचार का प्रोसेस क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ लिया था। आज उन्हीं चारों चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ और भी चीज़ों को जानने समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संचार। संचार होता क्या है, और मैंने ये भी बताया था कि संचार जो है ये सूचना का जुड़वा शब्द होता है। ठीक है, संचार आया कहां से ये भी हमने पढ़ लिया कि संचार जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। संचार आया कहां से? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहां से आया? कम्युनिस और कम्युनिकेयर जो लैटिन शब्द है उनके संयोग से बनता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से बन गया संचार। कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा गया संचार। तो संचार जो है ये सूचना का जुड़वा भाई हम इसको कह सकते हैं, लेकिन सूचना और संचार में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। यानी जुड़वा भाई जो है, जो संचार जो है, ये वाला भाई जो है ये अपने छोटा भाई हो गया सूचना, यानी ये बहुत आगे निकल चुका है सूचना से। कैसे? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि संचार और सूचना में फर्क क्या होता है। आप में से जो अभी स्कूली जीवन में होंगे, कॉलेज के जीवन में होंगे, या ऐसे लोग जो अभी जो स्कूली जीवन और कॉलेज जीवन से निकल चुके होंगे, उनको ये किस्से बहुत याद होंगे कि जब बरसात के दिन होते थे, सर्दी के दिन होते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में जाते ही ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता था सूचना। बारिश के कारण जिलाधिकारी, फलाना जिले के जिलाधिकारी ने फलाना तारीख से फलाना तारीख तक फलानी क्लास तक अवकाश घोषित कर दिया है। अब जो कक्षाएं हैं वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद खुलेंगी। बड़ा खुशी होती थी सुन करके, आहा 3-4 दिन बढ़िया आराम से बढ़िया समय बीतता था, छुट्टियां हो जाती थी। ये होती थी सूचना, ये हो गया सूचना। लेकिन संचार क्या होता है? आज के समय क्या होता है? आज के समय हमें स्कूल की छुट्टियां जानने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता है। आज के समय हम घर बैठे ही इंफॉर्मेशन पा लेते हैं मोबाइल के जरिए। मोबाइल में ही सब कुछ खबरें आ जाती हैं कि हाँ भाई डीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया। डीएम खुद ही ट्वीट कर देते हैं, डीएम ऑफिस जो होता है वो ट्वीट कर देता है कि भाई बारिश के कारण जो है स्कूल बंद किए जाएं, है ना। आगे फिर क्या होता है, जब ये ट्वीट हो जाता है तो उसके बाद फिर अलग अलग मीडिया संस्थान जो है उस पर खबरें बना देते हैं, और कई लोग उस ट्वीट के जरिए जानकारी पा लेते हैं छुट्टी की। और कई लोग जो होते हैं वो लोग जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं उनके जरिए पा लेते हैं खबर कि हाँ भाई छुट्टी है। तो संचार ये होता है संचार। इसमें क्या होता है कि भाई ट्वीट अगर जिलाधिकारी ऑफिस ने किया है तो हम उस पर अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि शुक्रिया डीएम साहब, धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने छुट्टी दी। अपना रिप्लाई भी दे सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए 4 दिन की डीएम ने छुट्टी दे दी, ठीक, पहले दिन डीएम ने कहा, पहले दिन आदेश दिया था कि भाई छुट्टी है, अब दूसरा दिन हो गया, बारिश नहीं हुई, धूप निकल आई, तो लोग उसमें कमेंट हो सकता है करने लग जाए, जो खासकर गार्जियन जो बच्चों से जो अपने जो शरारती बच्चों से खासकर परेशान रहते हैं, वो सकता है गार्जियन कमेंट करते हैं कि भाई जिलाधिकारी महोदय कृपया स्कूल खोलें, धूप निकल आई है और बच्चे स्कूल जाएं। ठीक है, तो जिलाधिकारी समझ जाते हैं कि हाँ भाई, वो अपने फैसले की समीक्षा भी हो सकता कर दें। हो सकता है जो 4 दिन की छुट्टी थी हो सकता है उसको घटा करके 2 दिन ले आए, ये भी हो सकता था। लेकिन ये होती है संचार, इसे ही संचार कहा जाता है, जिसके जरिए हम सूचना पाते भी हैं और हमारा जो कमेंट है, हमारा जो रिप्लाई है, हम जो जिलाधिकारी को या प्रशासन को, किसी को भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा सकते हैं संचार के माध्यम से। तो सूचना और संचार में एक बहुत बड़ा अंतर मैंने इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया। ये होता है सूचना संचार। खैर, संचार के बारे में कुछ और भी चीजें। संचार के जरिए एक बहुत ही सरल सी परिभाषा, बहुत ही बेसिक लेवल की जो परिभाषा वो यही है कि संचार के जरिए हम ना केवल अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं, अभिव्यक्ति, है ना, सुख दुख, सेलिब्रेशन, तमाम तरह की जो हमारी भावनाएं हैं, अनुभव हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक, ये होता है संचार। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, और वो पढ़ा था कि संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस क्या होता है भाई कम्युनिकेशन का, संचार क्या होता है? तो हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया था कि भाई संचार के लिए हमारे पास होना चाहिए सेंडर,
किसी भी संचार को करने के लिए सेंडर, रिसीवर और मीडियम, ये 3 चीजें होना जरूरी है संचार के लिए। संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला और किसके जरिए संदेश भेजा जा रहा है, ये 3 चीजें होना जरूरी है। ये हमने बताया था संचार के प्रक्रिया में, संचार के प्रोसेस में। ठीक है, और इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मीडियम जो है, माध्यम जो है, इसका सशक्त होना, इसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि माध्यम मजबूत नहीं होगा, यदि मीडियम मजबूत नहीं होगा, तो संचार प्रक्रिया जो है उसमें बाधाएं आ सकती हैं, उसमें परेशानियां आ सकती हैं। तो संचार के लिए, संचार की प्रक्रिया के लिए मीडियम का मजबूत होना, माध्यम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गया कि भाई प्रोसेस क्या होता है संचार का, किस तरीके से क्या होता है, ये था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, संचार का महत्व के बारे में हमने आपको बताया था। तो संचार के महत्व की थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं। चलिए ठीक हो जाएगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, एक बात तो क्लियर है कि बिना संचार के मनुष्य का जीवन, बल्कि मनुष्य ही नहीं, कोई भी पशु पक्षियों का भी जो जीवन है वो संभव नहीं है। ये बात तो क्लियर है भाई, बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार के जीवन संभव नहीं है। पशु पक्षियों का, मनुष्यों का, या कह सकते हैं किसी भी जीवित प्राणी का, सजीवों का, ठीक है, जीवन जो है वो बिना कम्युनिकेशन के, बिना संचार के संभव ही नहीं है। इसलिए संचार का महत्व हमारे जीवन में बहुत है, बहुत ज्यादा है इसका महत्व। कल हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था पिछली क्लास में कि भाई केवल जय कुमार की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बिना संचार के इंसान पर कैसा उसका प्रभाव पड़ता है, बिना संचार से वंचित इंसान की हालत कैसी हो जाती है, वो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। थोड़ा सा और भी संचार के महत्व के बारे में और भी थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे एक मेन चीज होती है संचार में कि संदेश क्या है ये मेन नहीं है। संदेश क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये मेन बात नहीं है। मैसेज कैसे दे रहे हैं ये मेन बात है। संदेश क्या दे रहे हैं, खबर क्या है, ये मेन बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा चौंक भी जाए आप, लेकिन ये सच है कि संदेश क्या होता है, मैसेज क्या होता है, ये मेन बात नहीं है। लेकिन मैसेज कैसे दिया जाता है, एक पानी से, एक आधा गिलास पानी से भरा गिलास, जैसे एक गिलास में अगर आधा पानी डाला जाए और 2 लोगों से पूछा जाए, तो 2 लोगों से ही क्या मतलब, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों से पूछा जाए कि भाई इस गिलास की स्थिति बताइए, इस समय ये क्या है, गिलास में पानी है। तो एक आदमी कहता है भाई गिलास आधा पानी से भरा है, एक कहता है भाई गिलास आधा खाली है। ठीक, तो इसमें प्रभावी क्या कहा जाता है, भाई गिलास आधा भरा है, और एक आदमी होता है वो कहता है भाई आधा गिलास पानी से भरा है और एक आधा गिलास हवा से भरा हुआ है। तो ये होती है कि भाई संचार जो है, उसने भी स्थिति स्पष्ट बताई कि भाई गिलास वो भरा हुआ है, और उसने भी बताई। लेकिन प्रभावी संचार किसे कहा गया, जिसने कहा भाई गिलास जो है वो पूरा भरा हुआ है, कुछ पानी से भरा हुआ है और कुछ हवा से भरा हुआ है, खाली नहीं है। इसी तरीके से एक और किस्सा है कि एक संस्कृत के सुप्रसिद्ध रचनाकार, कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट जी, उन्होंने अपनी किताब जब वो लिख रहे थे कादम्बरी, तो कादम्बरी वो लिख रहे थे, लेकिन उनका बुढ़ापा, उनका मृत्यु का निकट समय आ गया था। उनको लगा कि भाई मैं बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाऊंगा। तो इसलिए बाणभट्ट जी को लगा कि भाई ये किताब तो मुझे पूरी करनी ही होगी, कादम्बरी जो है इसको मुझे कंप्लीट करना ही होगा। लेकिन उनको लगा कि भाई इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें किसी बड़े विवेकशील आदमी को इसको देना होगा पूरा करने के लिए। तो उनके 2 लड़के थे, तो उन्होंने सोचा भाई बाहर क्यों जाना, हमारे लड़के ही हैं, उनसे ही किताब निपटवा ली जाए, उन्हीं से लिखवा ली जाए। तो बाणभट्ट जी ने सोचा कि भाई टेस्ट लिया जाए, हमारे 2 लड़के हैं, इन्हीं में से किसी एक लड़के को हम
अपनी किताब लिखने के लिए, पूरी करने के लिए देंगे। उसका जो जिम्मा है, बचा खुचा लिखने का जो जिम्मा है, वो उनको देंगे। तो बाण भट्ट जी ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया अपने पास और एक एक से पूछा। पहले पुत्र से पूछा, ये बताओ बेटा, वो जो सूखा पेड़ देख रहे हो, वो जो पेड़ देख रहे हो, उसकी स्थिति बताओ, इस समय वो पेड़ कैसा है। तो एक लड़के ने बताया कि पिताजी, ये पेड़ जो है ये सूखा है, पेड़ सूखा है। और दूसरे लड़के ने बताया कि पिताजी, पेड़ जो है वो एक पेड़ ऐसा है जो रस रहित है, उसमें जल नहीं है, उसमें रस नहीं है, और वो विलास कर रहा है, रो रहा है। ये बात अच्छी लगी कि पेड़ सूखा है, वो बात अच्छी लगी। आपको जाहिर सी बात है दूसरी बात ही ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि दूसरे वाले ने कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से व्याख्या कर दी कि पिताजी, वो जो पेड़ है वो रस रहित पेड़, जिसमें रस नहीं है, जिसमें जल नहीं है, जिसमें विदाउट वाटर वाला जो पेड़ है, जो सूखा पेड़ है, वो विलास कर रहा है, रो रहा है, परेशान है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे बड़ा गरीब बस्ती है, बड़ा भुखमरी वाली बस्ती है, जहां बड़ा मतलब परेशान लोग हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर ऐसे लोगों की स्थिति का वर्णन किया जाए तो उसको दो तरीके से कहा जा सकता है कि ये देखिए, इनके लड़के भूखे हैं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि ये देखिए, ये बेचारे बच्चे भूख से परेशान हैं, तड़प रहे हैं। अगर आप ये तड़प, परेशान जैसे शब्दों का यूज करेंगे तो आपका संचार ज्यादा प्रभावी माना जाएगा, बजाय उसके कि लड़के भूखे हैं। अरे लड़के भूखे तो सभी देख रहे हैं, लेकिन आप एक संचार कर्मी हैं, आप एक मीडिया कर्मी हैं। यदि आप एक अच्छा संचार स्थापित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी बात में दमखम हो, बात में दम आ जाए। जब दम आएगा तभी तो सरकार तक बात पहुंचेगी, बिना दम के तो कुछ नहीं। सब जानना, पूरा समाज जानना कोई लड़के भूखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा व्याख्या करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, लड़के जो हैं वो भूख से परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, 4 दिन से खाए नहीं। कुछ और भी उनके बारे में जो डिटेल में जानकारी आप पाना चाहेंगे, जो जानकारी आप पाएंगे, उसको भी आप बोल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, अगर आप प्रिंट के हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं कि मलिन बस्ती में या गरीब बस्तियों में 4 दिन से बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनको खाने के लिए दाना पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है सही से, समुचित प्रकार से, तब बात में दम आएगा। तो ये मेन चीज है कि संचार, संदेश कैसे हो रहा है, किस तरीके से संचार हो रहा है, ये मेन चीज है। तो ये देखिए, यही होती है संचार की इंपॉर्टेंस ही। जब आप अच्छे से अच्छा संदेश देंगे तब आपका संचार और ज्यादा महत्वशाली हो जाएगा। ये चीज हो गई कि संचार का महत्व क्या होता है। तो सबसे मेन चीज अच्छे संचार के लिए आपका मैसेज जो है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है आपके मैसेज की, अगर आपका संदेश अच्छा नहीं है, तो आपका संचार भी अच्छा नहीं हो सकता। बोलना क्या है ये मेन नहीं है, बोलना कैसे है, बोलना किन शब्दों के साथ है, बोलना किस लहजे के साथ है, बोलना किस सलीके के साथ है, ये मेन होता है। खैर, तो ये तो हो गया भाई संचार का महत्व क्या होता है। अब अगली चीज हमने आपको कल बताई थी कि संचार के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए पूरा नहीं लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे। संचार के तो आप समझ रहे हैं, संचार की ही बात कर रहे हैं। खैर, संचार के प्रकारों में हम लोगों ने कल 2 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। वो टाइप्स थे इंटरपर्सनल और एक था इंट्रापर्सनल। ठीक, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए मैं जनसंचार को भी यहाँ शामिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं आगे चलकर जब आपको जनसंचार पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, वहाँ खैर वो सब तो नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं वहाँ फिर से उन सब प्रकारों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही में जो जनसंचार के भी जो प्रकार होते हैं उनको भी यहाँ ले आऊँ, क्योंकि मैं जब संचार के प्रकार पढ़ा ही रहा हूँ तो उनको भी यहाँ शामिल कर देता हूँ। तो देखिए भाई, हम लोगों ने कल 2 प्रकार पढ़े थे, पहले इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे। देखिए, एक होता था इंट्रापर्सनल और एक होता था इंटरपर्सनल।
ये दो प्रकार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। शुद्ध शुद्ध हिंदी में कहें अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक जो है इसका मतलब हम पारस्परिक भी कह सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। खैर पहले हम इंट्रा की बात कर लेते हैं। मैंने इंट्रा के बारे में आपको बताया था कि भाई खुद से बातें करना, खुद को समझाना, खुद को चीजों को बताना, यानी खुद से चर्चा करना, समीक्षा करना, खुद से समीक्षा करना। ठीक, ये होता था भाई इंट्रापर्सनल। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आता हूं इंटरपर्सनल में। ठीक है, इंटरपर्सनल को हम पारस्परिक संचार भी कहते हैं। पारस्परिक का मतलब ही होता है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, इसके भी देखिए 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इंट्रापर्सनल के। तो मैं पूरी स्क्रीन में अब इंट्रापर्सनल को लाना चाहता हूं, क्योंकि इंट्रापर्सनल की जो 3 स्टेज हैं इनको समझना जानना जरूरी है। देखिए इंट्रापर्सनल को इंटरपर्सनल को हम समझते हैं जिसको हम पारस्परिक, या देखिए इंग्लिश वर्डों के साथ ही हिंदी का भी मतलब जानना समझना जरूरी है। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों भी कम्युनिकेशन करना जरूरी है। दोनों ही भाषाओं में पत्रकारिता करने के लिए दोनों ही भाषाओं पर आपकी कम से कम 2 भाषाओं पर पकड़ होना तो जरूरी है। और उसमें भी आपको इंग्लिश के साथ ही हिंदी पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। या नहीं कि ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्या लिखा क्या था वो। अंतर्वैयक्तिक, पारस्परिक भी जिसको कह सकते हैं, और इंग्लिश में इंटरपर्सनल। खैर शुरू करते हैं। देखिए भाई इंटरपर्सनल के 3 स्टेज होते हैं बातचीत करने के। देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ठीक, किसी अनजान व्यक्ति से जब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, जब किसी अनजान व्यक्ति को से जब हम संचार शुरू करते हैं, तो क्या इतने सहज होते हैं कि भाई और बताओ कैसा चल रहा है हालचाल। वो पता चले तो हिंदी ना समझता हो तुम्हारी, हो सकता है आपकी हिंदी ना समझता हो सकता है आपकी भाषा ही ना समझ पा रहा हो सकता है उसको वो तरीका ही ना पसंद आए। कई सारी बातें होती है, इसलिए भाई किसी से हम बातचीत करते हैं एकदम तो चालू हो नहीं जाते हैं कि नहीं भाई और बताओ कैसा चल रहा है और कहाँ रहते हो तुम और बताओ, बढ़िया मजा, सब मजे में। हाँ, इतना लंबी चौड़ी तो बातचीत होती नहीं है। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज, बहुत ही शुरुआती स्टेज होती है। हाँ, हेलो, नमस्ते और राम राम और भैया सब बढ़िया, मतलब बहुत ही शुरुआती शब्दों का इस्तेमाल, नमस्ते का इस्तेमाल, हेलो का इस्तेमाल, हाय का, मतलब अभिवादन करते हैं हम लोग सबसे पहले किसी से भी बातचीत शुरू करते हैं। किसी को भी अपना जब मित्र बनाना चाहते हैं या संचार स्थापित करना चाहते हैं, उससे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवादन शुरू करते हैं। अभिवादन हो सकता है वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज होने में हो सकता है काफी समय भी आ जाए, 5 से 6 दिन, किसी को हो सकता है एक दिन में, हो सकता है वो सेकंड, हो सकता है वो थर्ड में भी पहुंच जाए। लेकिन स्टेज जो होती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज का मतलब इसमें क्या होता है, कोई आदमी शुरू में जब किसी से संचार स्थापित करता है, किसी से कम्युनिकेशन स्थापित करता है, शुरू करता है, बातचीत शुरू करता है, जिसको हम ज्यादा सरल हिंदी में कहें, तो वो क्या करेगा, नमस्ते जैसे शब्दों का यूज करेगा, हाय हेलो जैसे शब्दों का यूज करेगा, राम राम और चाचा बढ़िया, कुछ हल्का फुल्का अपना हालचाल भी और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। इस तरीके का जो संचार होता है ये होती है इंटरपर्सनल का फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है, जब थोड़ा सा ज्यादा अपने कह सकते हैं कि अपने हिसाब से, भाई जब आदमी देखता है हाँ भाई वो बंदा मेरे लिए काम का है, उस बंदे से दोस्ती की जा सकती है, थोड़ा सा आदमी फिर और इस संचार को बढ़ाता है, तब वो पहुंच जाती है सेकंड स्टेज पर, वो स्थिति पहुंच जाती है सेकंड स्टेज पर। इसमें क्या होता है, हाय हेलो नमस्ते के साथ ही आदमी कुछ और भी बातें शुरू कर देता है, और सब कैसा चल रहा था बढ़िया, और अपने मतलब धंधे के बारे में आदमी बात करने लगता है, अपने काम के बारे में बात करने लगता है, अगर बच्चे हैं आपस में तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सकता घर भी जाने लग जाए, है ना, एक दूसरे के घर वालों को भी जानने समझने लग जाते हैं कि भाई उनके घर वाले कैसे हैं, मेरे घर वाले कैसे हैं। तो ये जो है धीरे धीरे मित्रता जब बढ़ने लगती है, जब संचार जो है वो हाई लेवल पर धीरे धीरे पहुंचने लगता है, तब ये होती है सेकंड स्टेज, जिसमें आदमी
अभिवादन के साथ ही कुछ और भी बातों को शेयर करने लग जाता है, अपने घर वालों की बातें, अपनी कुछ आदतों को भी शेयर करने लग जाता है, कुछ अपनी हो सकता है कमियां भी बताने लग जाए। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेज होती है इसे गहन दोस्ती वाला स्टेज नहीं माना जाता। गहन दोस्ती वाला स्टेज होता है स्टेज थर्ड। इस स्टेज पर पहुंचना, इस स्टेज पर हर कोई नहीं पहुंच पाता है, वही पहुंच पाता है जिनमें जय वीरू जैसी दोस्तियां होने लगती हैं। और भी हालांकि वो तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की दोस्ती हो गई, मतलब एक दोस्ती होने लग जाती है। आदमी साथ में हो सकता है घूमने फिरने लग जाए, खूब सारी बातें करे, है ना, अपना ज्यादातर समय अपने मित्र के साथ बिताएगा, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, ये होती है थर्ड स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल। इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं अपने दिल की बातें भी बताने लग जाते हैं, अपनी मतलब हर चीज को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, है ना, हर चीज को, मेरी क्या कमजोरियां हैं, मेरी क्या कमी है, जब वो एक अच्छा दोस्त बना लेते हैं तब थर्ड स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेज होती हैं पारस्परिक संचार की। तो ये हो गया भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में कि भाई इंटरपर्सनल क्या होता है। थोड़ा सा और डिटेल में मैंने आज इसको बता दिया, कल तो जल्दी जल्दी निपटा दिया था कि भाई संक्षेप में कल कह सकते हैं चारों ही चीज़ों को मैंने निपटाया था। आज थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश की है, बताने समझाने की कोशिश की है। तो ये तो हो गया भाई इंटरपर्सनल के बारे में। ठीक है, अब तीसरी चीज है और चौथी चीज है, थोड़ा सा मैं जनसंचार को भी ला रहा हूँ बीच में, क्योंकि मैं जनसंचार में ये जो 2 प्रकार हैं अलग अलग, इनको मैं शामिल नहीं करूंगा। देखिए, हालांकि जब जनसंचार पढ़ाऊंगा तो वहां तो वो टॉपिक आ ही जाएगा, जनसंचार तो वहां पढ़ ही लेंगे। खैर, देखिए, तीसरा चीज है समूह संचार और चौथी चीज है जनसंचार। ये भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक, समूह संचार क्या होता है? जब लोग जो हैं ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तब वो होता है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, या स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन भी यही होता है। ठीक है, किसी को संबोधित करना, किसी कार्यक्रम में जाना, वहां संबोधित करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मेले होते हैं, वो भी सब ग्रुप, वहां भी जैसे किसी भीड़ को संबोधित करना, तो वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये होता है समूह संचार, कि किसी ग्रुप में संचार करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक, अब आज तो खैर इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, नई नई तकनीक आ गई है संचार में, मीडिया में, तो ग्रुप डिस्कशन भी अब आज की डेट में काफी प्रभावी हो गया है। लेकिन एक समय जब तकनीक इतना विकसित नहीं हुआ करती थी, इतना ज्यादा चीजें ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, तो क्या होता था, समूह संचार उतना प्रभावी नहीं माना जाता था। कैसे? टीचर एक बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें 4 बच्चे को समझ में आ रहा है, 4 बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा हो, तो टीचर को कैसे पता कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? जब वो बच्चों से पूछता था कि भाई तुम खड़े होकर बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तब वो समझ पाता था भाई बच्चे को मेरा मेरा जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों को, वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई 4 को तो समझ में आ रहा है, 4 को नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं भाई समूह संचार, तो फिर झटका लग जाता है संचार को कि भाई जब 4 बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा तो फिर समूह संचार का क्या फायदा। तो भाई हर क्लास में तो मतलब टीचर की इतना तो उसके पास समय है नहीं कि वो हर क्लास में 4 बच्चों को खड़ा करके पूछेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है क्लास में 100 बच्चे हों, तो क्या 100 को खड़ा करके पूछेगा भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें आया कि नहीं आया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आज के समय क्या हो गया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, अब टीचर्स की क्लासेस यूट्यूब पर चलने लगी हैं, अब टीचर्स खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे हैं। इससे बच्चे जो है, हो सकता है उनकी क्लास पर ही हो सकता है कोई कमेंट कर दे कि सर आज की जो क्लास थी उसमें जो है ये मामला थोड़ा समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे होंगे आज सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो भी लिख सकता है, कुछ अपनी कुछ समस्याओं को साझा कर सकता है टीचर के साथ, तो टीचर भी समझता है कि हाँ बात तो सही है। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें जो है ना केवल क्लास बल्कि जो बड़ी बड़ी ऑफिस होते हैं, मतलब ऑफिसेस में जो मीटिंग्स होती हैं आपस में एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की, वो भी समूह संचार में ही आती हैं।
वो भी समूह संचार की ही श्रेणी में आती हैं वो मीटिंगें भी, क्योंकि वहाँ भी लोग आपस में ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ठीक। लेकिन समूह संचार जो है ये इंटरपर्सनल संचार से उतना प्रभावी नहीं माना जाता। अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने किसी बंदे को कहा कि भाई तुम कैसे हो, तो वो तुरंत रिप्लाई देगा कि सर हम अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप में पूछोगे आप सब कैसे हैं, तो 100 बच्चों में हो सकता है 80 बच्चे बोले ही ना, सिर्फ 20 बोलेंगे सर अच्छे हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता रहता है, आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे हैं वो अभी भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते होंगे। जब टीचर पूरा पढ़ाने के बाद क्लास के आखिर में पूछता होगा कि और बताइए सब लोग को समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, तो उसमें हो सकता है 20 लोगों की क्लास में हो सकता है 10 लोग हाथ खड़ा करें, हालांकि अगर आवाज सिखा रहे हैं तो हो सकता है 10 लोग आवाज लगा दें, 10 लोग नहीं आवाज लगाएं, तो टीचर आवाज के माध्यम से समझ जाता है हाँ भाई समझ में आ गया। लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ? क्या टीचर को ये समझ में आ गया कि भाई हर बच्चे को समझ में आ चुका है? नहीं। यानी ग्रुप डिस्कशन जो है, ग्रुप जो है वो उतना प्रभावी नहीं माना जाता। शायद इसीलिए आज के समय कोचिंग का ट्रेंड चला है। कोचिंग में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो टीचर के जस्ट सामने बैठता है, इससे टीचर को पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा को समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ग्रुप में वो चीजें संभव नहीं हो पाती। लेकिन आज के समय जब सोशल मीडिया का युग है, जब हम अपनी भावनाओं को जो है मीडिया के जरिए भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी टीचर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो आज के समय समूह संचार भी धीरे धीरे इसको ये मजबूत हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं अभी भी इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे क्लासेस को भी कुछ डिजिटल करने की जरूरत है, जिससे बच्चे जो है तत्काल रूप से अपनी भावनाओं को शेयर कर सकें, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई सारी बातें होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में कभी और भी क्लास में चर्चा करेंगे कि उसमें समूह संचार में और क्या समस्याएं आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं। उसमें कई बार बच्चों की खुद की भी गलतियां शामिल हो जाती हैं, जिसमें वो अन्य लोगों के भीड़ में वो डरते हैं कोई सवाल उठाने से टीचर के सामने। कई सारी बातें होती हैं, अपनी परेशानियां साझा करने से घबराते हैं, तो वो बच्चों की भी गलती होती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं भाई बच्चे तो बच्चे हैं, कम्युनिकेशन जो है उसमें इतने तो मजबूत होते नहीं है, लेकिन टीचर को तो कम्युनिकेशन में मजबूत होना ही चाहिए। तो ऐसे में यहाँ ग्रुप कम्युनिकेशन को मजबूत करने की जरूरत है, ग्रुप कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, अब हम पढ़ेंगे लास्ट जनसंचार। देखिए, जनसंचार को एक अलग टॉपिक में मैं इसके बारे में खूब सारी बातें करूंगा, खूब सारी चीजों को शामिल करूंगा, क्योंकि जनसंचार में बहुत सारे विषय आते हैं, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि संचार के प्रकारों को आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक प्रकार में जनसंचार जब आता है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो संचार के नाम के आगे जन लग जाता है, तो संचार के नाम के आगे, नाम के पहले जन शब्द का उपयोग हो जाता है, तो उसको कहा जाता है जनसंचार। जनसंचार में जो सेंडर होता है, जो मैसेज देने वाला होता है, उसकी जो रिसीवर होती है, रिसीवर जो होते हैं उनकी संख्या बहुत होती है, ठीक है। जब सुनने वाले, जब पढ़ने वाले, जब प्रेरित होने वाले, संदेश को पाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन और हिंदी में कहते हैं जनसंचार, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो ये होता है भाई जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। इसमें जो है भीड़, बड़ी से बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई जनसंचार। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि संचार में, मैंने देखिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि संचार कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बात बताई जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, पहली क्लास में भी अपनी बताई थी, कि भाई संचार में मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माध्यम जितना सशक्त होगा उतना ही मजा आएगा संचार करने में, ठीक है। तो जनसंचार जो है इसमें माध्यम का बहुत विशेष रोल होता है। अगर माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज चैनल्स हैं, टीवी मीडिया के एंटरटेनमेंट चैनल हैं, इस तरीके के अगर टीवी वाले चैनल हैं, तब ये जनसंचार जो है ये और भी अधिक लोगों तक होता है, ठीक है, बजाय अन्य संचार माध्यमों के। हालांकि अब सोशल मीडिया का युग है, तो ऐसे में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तो टीवी चैनल्स को भी पीछे छोड़ दिया है व्यूअरशिप के मामले में, सब्सक्राइबर्स
व्यूज में पता चलते हैं भाई इतने सब्सक्राइबर देख रहे हैं आपके, इतने सब्सक्राइबर हैं आपके चैनल में, व्यूवरशिप भी काफी हाई है, काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं बजाय न्यूज चैनल्स के, बजाय टीवी चैनल्स के। खैर, तो जनसंचार के भी अलग अलग माध्यम होते हैं। जब हम जनसंचार को पढ़ेंगे तब उसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और भी विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें एक चीज जानना जरूरी है कि उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब जनसंचार को अलग से पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। देखिए, जनसंचार जो है वो टीवी के माध्यम से होता है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से होता है, ठीक है, रेडियो के माध्यम से भी होता है, और भी जितनी भी आधुनिक तकनीक से, ठीक है, आज और भी जो टेक्नोलॉजी से जो साधन बने हैं उनके जरिए होता है, जिसमें हम सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं, जिसको न्यू मीडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लेकिन क्या यही जनसंचार के माध्यम है? ये कहना गलत है। आज के समय कई लोगों के मन में, कई लोगों के दिमाग में हो सकता है ये भ्रांति हो कि भाई मास कम्युनिकेशन सिर्फ इन्हीं के जरिए होता है, मास कम्युनिकेशन बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, पर ये गलत है। मास कम्युनिकेशन जो है, जनसंचार जो है, केवल इसके जरिए नहीं होता। मास कम्युनिकेशन जो है उसमें कई और संचार माध्यम जो आज भी लोकप्रिय हैं, भले ही सोशल मीडिया का युग हो, भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग हो, भले डिजिटल आ गया हो, भले कई सारी चीजें आ गई हो, लेकिन उनका भी हाथ है। वो कौन कौन से माध्यम है? जो ऐसे माध्यम हो जिनसे जनता प्रभावित होती हो, ठीक है, जिनसे क्या होता हो, पब्लिक प्रभावित होती हो, जिसमें स्थानीय लोक नृत्य होते हैं, लोक कलाएं होती हैं, रामलीला, रासलीला, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उनसे भी एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो जनसंचार के माध्यमों के बारे में हमने बात की कि जनसंचार जो है केवल इसी गिर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि जनसंचार के लिए कई अन्य माध्यम, जैसे स्थानीय जो लोक नृत्य होते हैं, लोक कलाएं होती हैं, ये आज भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं, काफी ज्यादा देखी समझी जाती हैं, काफी ज्यादा उनमें लोगों का रुझान होता है। हालांकि ये लोग भी, ये जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, ये जितने भी मीडियम्स हैं, ये लोग भी स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो विषय हैं, उनको भी ये लोग शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन वो प्रोग्राम्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं बजाय इनके, कहीं कहीं, और कह सकते हैं इनके साथ में वो भी पसंद किए जाते हैं। तो जनसंचार जो है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, जनसंचार कई माध्यमों तक फैला हुआ है, कई माध्यमों तक उसका प्रसार है। तो ये चीजें हो गई, हमने संचार के बारे में पढ़ा, हमने संचार के प्रोसेस के बारे में पढ़ा, प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, उसका महत्व के बारे में पढ़ा, और अंत में संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानकारियां जो हैं वो मैंने सामने रखी। और आगे जो है हम लोग संचार के कई और चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें संचार के मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको भी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, संचार के काम क्या होते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में उसके काम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और कई और चीज़ों को भी, कई अन्य सब्जेक्ट्स को भी, अन्य विषयों को भी शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मीडिया ज्ञान।